A very good morning to the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. Friends, we are beginning with section 48 today, a revision of initial part of section 48 and then go on to the remaining part of section 48. So section 48 ये कहता है कि ये कंप्यूटेशन की बात करता है कि जब कैपिटल गेन, जैसे हमने देखा है सेक्शन 45 में, कि जब भी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो उससे कैपिटल गेन जो अराइज होता है, यानी जो भी प्रॉफिट एंड गेन अराइज होता है किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से, उसको उस ईयर में चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स के लिए जिस ईयर में वो ट्रांसफर होता है। अब चार्ज करने का तरीका क्या होगा, उसका कंप्यूटेशन क्या होगा? तो कंप्यूटेशन के लिए सेक्शन 48 दिया गया है और सेक्शन 48 में कहा जा रहा है कि जो इनकम चार्जेबल है कैपिटल गेन्स हेड में, उसको इस प्रकार से कंप्यूट किया जाएगा कि सबसे पहले हम लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहले लिया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये वो कंसिडरेशन है जो किसी एसेट को ट्रांसफ़र करने के एवज में ट्रांसफ़र करने वाले को मिल रहा है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो जो पैसा आपको मिलता है, दैट इज द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। और ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, मतलब जनरल टर्म्स में अगर देखें, वी हैव अ टेक्निकल मीनिंग ऑफ इट ऑल्सो, बट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात 45 सेक्शन में भी की गई थी कि पर्टिकुलर सिचुएशन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी। तो कंप्यूटेशन के लिए कैपिटल गेन के हमको सबसे पहले क्या लेना है, वो लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग। और ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किस रिस्पेक्ट में होना चाहिए? किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर के रिजल्ट में होना चाहिए ये। और उसके बाद उसमें से आपको घटाना है, डिडक्टिंग, उसमें से कुछ चीज़ों को घटाना ज़रूरी है। और क्या घटाना है कि जो एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली उस ट्रांसफ़र के कनेक्शन में किया गया था, या जो उस एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था और उस एसेट का जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट था, यानी कि जब वो एसेट खरीदा गया तो कितने में अख्तियार किया गया, जब भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया गया उस पर कितना पैसा खर्च किया गया, वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ये सब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आपको डिडक्ट करना है, यानी माइनस करना है। और उसमें शर्त यह है कि अगर कोई एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो जो भी कैपिटल गेन अराइज कर रहा है कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से, जो कि शेयर्स हैं, मान लीजिए कि कैपिटल एसेट्स जो हैं वो शेयर्स हैं और उनके ट्रांसफर से कैपिटल गेन अराइज कर रहा है, शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं किसी इंडियन कंपनी के, तो उसको कंप्यूट करने के लिए, कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था या जो एक्सपेंडिचर इनकर किया गया था इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र होली एंड एक्सक्लूसिवली, और या फिर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था जो मिला था, इन तीनों चीज़ों को कन्वर्ट करना होगा उस फॉरेन करेंसी में जिस करेंसी में वो ख़रीदा गया था। तो सेम फॉरेन करेंसी जो कि यूटिलाइज की गई थी शेयर्स या डिवेंचर्स के परचेज करने के लिए। तो पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और कॉस्ट को सबको आपको उस फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है जिस फॉरेन करेंसी में वो एसेट खरीदा गया था। और उसके बाद उसको करने के बाद उसका जो डिफरेंस निकाल के कैपिटल गेन को कंप्यूट करना है उसी फॉरेन करेंसी में। तो कैपिटल गेन जो उस फॉरेन करेंसी में आ जाएगा, बाद में उसको फिर से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो कैपिटल गेन नॉन रेजिडेंट के केस में कंप्यूट होगा, जहां वो शेयर एंड डिवेंचर को बेचता है, वो उस फॉरेन करेंसी में कंप्यूट होगा जिस फॉरेन करेंसी को यूटिलाइज किया गया था शेयर एंड डिवेंचर के परचेज के लिए। और उसके बाद जो कैपिटल गेन आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से ये कॉस्ट वगैरह माइनस करके,
जो भी कैपिटल गेन आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा, और उसके बाद फिर उस फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में रिकन्वर्ट कर देना है। और so however that the aforesaid manner of computation shall be applicable in respect of capital gain accruing or arising from every reinvestment thereafter। और उस पैसे का जब भी रीइन्वेस्टमेंट होगा उसके बाद, और जब भी कोई शेयर या डिवेंचर इंडियन कंपनी के बेचे जाएंगे और जो पैसा मिल रहा है उसका रीइन्वेस्टमेंट होगा अगर, तो तब भी उसका जो कैलकुलेशन है उसी प्रकार से किया जाएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल परचेज जो था वो फॉरेन करेंसी में था एक नॉन रेजिडेंट के लिए। तो इसलिए जब भी कोई परचेज इस तरह से नॉन रेजिडेंट के द्वारा और फॉरेन करेंसी में किया जाता है तो उसका जो भी कैपिटल गेन है वो इस प्रोवाइजो के में जो तरीका लिखा है कंप्यूट करने का उसके तरीके से ही कंप्यूट किया जाएगा। उसके बाद अगला प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट जहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन अराइज करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से, यानी कि वो कैपिटल एसेट एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और उसको ट्रांसफर करने से जो गेन अराइज करता है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये वो वाला कैपिटल गेन नहीं है जो कि नॉन रेजिडेंट जब शेयर्स को बेचता है, उसको कि नॉन रेजिडेंट जब शेयर बेचता है तो उसके ऊपर तो फर्स्ट प्रोवाइजो लगता है। तो उसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करता है तो जो क्लॉज 2 के प्रोविजंस हैं जहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसकी जगह पे उस कॉस्ट को इंडेक्स करना पड़ेगा, यानी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ली जाएगी। तो ये जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये आप जानते भी हैं, लेकिन हर साल के लिए एक इंडेक्स डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है देश में और इस वजह से हम जब कैपिटल गेन को टैक्स करेंगे तो उसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना ज़रूरी है, और इसलिए एक इंडेक्स डिक्लेयर किया जाता है, यानी एक नंबर होता है जो इंडेक्स नंबर जिसको बोलते हैं वो हर साल के लिए होता है, और जिस साल में वो एसेट खरीदा गया वहाँ से लेके कितना इंडेक्स इन्फ्लेशन हो गया ये इस इंडेक्स से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कॉस्ट को इंडेक्स कर दिया जाता है, यानी कि उसको उस इंडेक्स के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जिस साल में वो खरीदा गया था एसेट, तो वो 100 रुपये का खरीदा गया था, और उस साल में जो इंडेक्स था, मान लीजिए कि उस साल में इंडेक्स था 100 रुपये और अब इंडेक्स हो गया है 400 रुपये, यानी इंडेक्स में 4 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। तो अगर इंडेक्स में 4 गुना की बढ़ोतरी हो गई है तो हम कॉस्ट को भी 4 गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 इंटू 400 बाई 100, इस तरह से इंडेक्सेशन हो जाता है। और उसके बाद जो अगला प्रोवाइजो है उसमें ये कहा गया था कि जहाँ पर जो कैपिटल गेन है वो अराइज हो रहा है किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो कि इक्विटी शेयर है किसी कंपनी में, या कोई यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, या फिर बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है जिनका रेफरेंस सेक्शन 112 ए में दिया हुआ है। तो जब भी कोई ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बिकता है जो कि इक्विटी शेयर है किसी कंपनी में, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है, या वो बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, और जब वो बिकता है तो उस पर जो कैपिटल गेन निकाला जाता है वो 112 ए के प्रावधानों के अनुसार निकाला जाता है, जिसका वर्णन हमने अपने कल के लेक्चर में डिटेल में समझ लिया था। तो अभी यहाँ पे हमको बस याद रखना है कि जब भी कोई इक्विटी शेयर बिकता है और उसका हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना होता है तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बिकता है इस तरह से, जो कि इक्विटी शेयर होता है या फिर यूनिट होता है बिजनेस ट्रस्ट या इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन निकाला जाता है उसके लिए अलग प्रावधान दिया है जो कि सेक्शन 112 ए में दिया हुआ है। तो इसलिए वो वहाँ के प्रावधान ही ऐसे एसेट पे लगेंगे जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर है तो। उसके बाद अगला जो प्रोवाइजो है
हम सेक्शन 112A को अभी इसलिए नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि पिछले एक अलग सेशन में हमने इसको पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है. Provided also that nothing contained in the second proviso shall apply to the long-term capital gain arising from the transfer of a long-term capital asset being a bond or debenture other than capital index bonds issued by the government or sovereign gold bond issued by the Reserve Bank of India under the Sovereign Gold Bond Scheme 2015. जो सेकेंड प्रोवाइजो है, यानी ये जो सेकेंड प्रोवाइजो है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि कॉस्ट को हम इंडेक्स करते हैं या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम इंडेक्स करते हैं, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा. द नथिंग कंटेन इन द सेकेंड प्रोवाइजो शैल अप्लाई टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज करता है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से, जहाँ पर वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जो ऐसा बॉन्ड या डिवेंचर है जो कि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड नहीं है या जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं है. यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो इशू किया जा रहा है उसके ऊपर ये प्रावधान नहीं लगता है, यानी ये प्रोवाइजो नहीं लगता है, और कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड पे नहीं लगता है. बाकी जो भी अगर कोई बॉन्ड या डिवेंचर हैं तो उनके ऊपर जो सेकंड प्रोवाइजो है वो लागू होगा. और सेकंड प्रोवाइजो को का लागू ना होना लागू नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड और डिबेंचर के केस में सेकंड प्रोवाइजो का लागू होने को यहाँ पर ख़त्म किया गया है, ये कह के कि अगर बॉन्ड या डिबेंचर लॉन्ग टर्म एसेट है और उसकी अगर बिक्री होती है तो सेकंड प्रोवाइजो के प्रावधान उस पर नहीं लगेंगे अगर अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, यानी जो ऐसे बॉन्ड या डिबेंचर हैं जो इन दोनों में से नहीं है तो उनके ऊपर सेकंड प्रोवाइजो नहीं लगेगा. और इसलिए वहाँ पर बॉन्ड या डिबेंचर के ट्रांसफ़र के केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको इंडेक्स करना ज़रूरी नहीं है. और उसके बाद अगला प्रोवाइजो ये कहता है कि इन द केस ऑफ एन एसएससी बीइंग ए नॉन रेजिडेंट एनी गेन्स अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द रुपी against a foreign currency at the time of redemption of the rupee denominated bond of an Indian company held by him shall be ignored for the purpose of computation of full value of consideration under this section. अगर जो भी एसेट है वो नॉन रेजिडेंट का एसेट है और नॉन रेजिडेंट कैपिटल एसेट को बेच रहा है तो उस केस में अगर कोई गेन इसलिए अराइज हो रहा है नॉन रेजिडेंट को क्योंकि रुपी का एप्रिसिएशन हो गया था फॉरेन करेंसी के मुकाबले में, उस फॉरेन करेंसी के मुकाबले में जिस फॉरेन करेंसी में उसने वो एसेट खरीदा था, और अगर रुपी का एप्रिसिएशन हो गया था इसी बीच में तो जो रुपी की वैल्यू बढ़ गई थी उसकी वजह से उसको जो गेन एक्स्ट्रा हो रहा है जब भी वो किसी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को बेचता है इंडियन कंपनी के और रुपी के एप्रिसिएशन से जो भी उसको फ़ायदा मिलता है उस फ़ायदे को इग्नोर कर दिया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को कंप्यूट करने के लिए. तो जब हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंप्यूट करेंगे तो जो रुपी एप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो उसमें से घटा देंगे, जिससे कि रुपी के एप्रिसिएट होने को हम लोग उसको टैक्स नहीं करने वाले हैं. हम बस कैपिटल एप्रिसिएशन को टैक्स करते हैं और रुपी एप्रिसिएशन अगर हो रहा है तो उसका जो भी इफेक्ट उसको फ़ायदे के रूप में मिल रहा है उसको टैक्स करने का कोई इंटेंशन नहीं है. और ये जो प्रोवाइज़ो है ये लग रहा है वहाँ पे जहाँ पे बॉन्ड जो है वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, यानी कि वो बॉन्ड रुपीज़ में ख़रीदा गया है और रुपीज़ में ही उसका डिनोमिनेशन उसका रुपी का है और इंडियन कंपनी में वो बॉन्ड है और उसको होल्ड किया जा रहा है नॉन रेजिडेंट के द्वारा. तो ऐसे केस में जो भी रुपी एप्रिसिएशन होता है उसका कोई टैक्सेशन नहीं होगा उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में, बिकॉज रुपी एप्रिसिएशन को इग्नोर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को कंप्यूट करने के लिए उसको इग्नोर किया जाएगा. उसके बाद आते हैं कि नेक्स्ट प्रोवाइजो पे. Provided also that where shares, debentures or warrants referred to in the proviso to clause 3 of section 47 are transferred under a gift
under a gift or an irrevocable trust. The market value on the date of such transfer shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of transfer for the purposes of this section. इस प्रोवाइजो में कहा जा रहा है कि जिन शेयर्स या डिवेंचर्स का रेफरेंस 47(3) में किया गया है, तो 47 आपने देखा था क्लॉज, वो क्लॉज सेक्शन ये कहता है कि कौन से ऐसे ट्रांसफ़र हैं जो ट्रांसफ़र नहीं माने जाते हैं। तो 47(3) में कहा गया था कि वो ट्रांसफ़र जो कि गिफ्ट या विल के तहत किए जाते हैं या इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत किए जाते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र नहीं माना गया था। यहाँ पे उस संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि अगर वो जो एसेट्स थे जिनका वर्णन 47 क्लॉज 3 में किया गया है, अगर वो एसेट्स शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं या फिर वारंट्स हैं जिनका रेफरेंस 47(3) में किया गया है, अगर शेयर्स, ऐसे शेयर्स, डिवेंचर्स, वारंट्स वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसी गिफ्ट के तहत या किसी इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत, तो अगर ये डिसाइड करना होता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, क्योंकि गिफ्ट अगर कोई दिया जा रहा है किसी को, तो वो जो गिफ्ट है वो उसमें कोई कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व है नहीं, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना होगा। तो यदि 47(3) के तहत जो एसेट्स रेफर किए गए हैं, और एक बार 47(3) को हम देख भी लेते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस से, तो 47(3) में कहा जा रहा है कि कोई भी अगर कैपिटल एसेट है जो कि गिफ्ट या विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको, उस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें शर्त ये थी कि अगर वो ट्रांसफ़र गिफ्ट या इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत किया जाता है। ये जो प्रोवाइज़ो है, इस प्रोवाइज़ो से मतलब है जो हम अभी सेक्शन पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन्स का 48 का, उसका इस प्रोवाइज़ो से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोवाइज़ो में कहा गया है कि अगर कोई कैपिटल एसेट ऐसा है जिसको गिफ्ट या इररिवोकेबल गिफ्ट किया जा रहा है या उसको इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत दिया जा रहा है, और वो शेयर्स या डिवेंचर्स या वारंट्स हैं जो किसी कंपनी को के द्वारा अलॉट किए जा रहे हैं किसी अपने एम्प्लॉई को, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम के तहत। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम के तहत अगर कोई शेयर्स, डिवेंचर्स या वारंट्स अलॉट किए जा रहे हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, और ये जो अलॉटमेंट है ये अगर क्योंकि ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंतर्गत अलॉट किए जाते हैं, और ऐसे केस में जहाँ पर ये जो शेयर, डिवेंचर या वारंट हैं जो कंपनी अलॉट कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट के रूप में या इररिवोकेबल ट्रस्ट के रूप में, तो वहाँ पर वो ट्रांसफ़र माना जाएगा, यानी उसको टैक्स किया जाता है। तो इसलिए इसको समझने के बाद लेट अस कम बैक अगेन टू 48, और 48 में इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो ये शेयर्स, डिवेंचर्स या वारंट्स हैं ना जिनका रेफरेंस प्रोवाइज़ो में किया गया है, हम लोग प्रोवाइज़ो ही पढ़ रहे थे अभी 47(3) का, यानी कि जो ईसॉप स्कीम के तहत या ईसॉप प्लान के तहत जो भी शेयर, डिवेंचर या वारंट किसी भी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, और वो अगर एक गिफ्ट या इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत दिए जाते हैं, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिटरमिन करने के लिए ये कहा गया है कि जो मार्केट वैल्यू है उन शेयर, डिवेंचर या वारंट्स की ट्रांसफ़र की डेट पर, तो जो भी मार्केट वैल्यू है वही मान ली जाएगी, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है जो या तो रिसीव किया गया था या अक्रू हुआ था एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के पर्पज से उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा जो मार्केट वैल्यू है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोवाइजो, और अगले प्रोवाइजो में कहा जा रहा है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन्स in respect to any sum paid on account of security transaction tax under Chapter 7 of the Finance number 2 Act 2004.
तो कोई भी अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया जा रहा है और अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जा रहा है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। जहाँ पे चैप्टर 7 की बात की गई है कि जो फाइनेंस एक्ट आया था 2004 का, उसके तहत कोई डिडक्शन यानी उस पर्टिकुलर ईयर में कोई डिडक्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का नहीं किया जाएगा। इस तरह से बात उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए की गई है। फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी वर्ड का मीनिंग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के सेक्शन 2 से लिया जा रहा है, क्योंकि जहां अगर कोई भी एक शब्द है वो कहीं डिफाइन किए गए हैं और वो डेफिनेशन हम ले सकते हैं, तो वहां से हम उसको ले लेते हैं। उसके बाद सवाल उठता है कि जो कन्वर्जन होता है इंडियन करेंसी का फॉरेन करेंसी में, वो किस रेट पे होगा। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जब कन्वर्जन होगा इंडियन करेंसी का फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन करेंसी का इंडियन करेंसी में जो रिकन्वर्जन की बात हो रही है, जो ऊपर दिया गया था कि रिकन्वर्ट कर दिया जाएगा बाद में, ये रिकन्वर्ट इनटू इंडियन करेंसी। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर ये रिकन्वर्जन की बात की गई है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो कन्वर्जन होगा, ये सवाल ये उठता है कि किस रेट पे होगा। तो जो भी ये कन्वर्जन होगा, ये उस रेट पे होगा जो कि इस बारे में प्रेस्क्राइब्ड होगा। यानी ये जो रेट है, ये रूल के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाएगा और उस रेट पे फिर वो कन्वर्जन होगा। इसके बाद सवाल ये उठता है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडियन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या चीज़ है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, कि इसका मतलब है कि एन अमाउंट विच बियर्स टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द सेम प्रोपोर्शन। यानी ये जो इंडेक्स कॉस्ट है, इसको हम इसके अपॉन यानी इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, और वो राशि जो आएगी वो बराबर होनी चाहिए, द सेम प्रोपोर्शन जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। इस साल में इंडेक्स जो एसेट ट्रांसफर हुआ है उस साल का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसका जो भी प्रोपोर्शन बनता है उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से, जो कि पहला साल था जिसमें वो एसेट होल्ड किया गया था एसएससी के द्वारा, और या फिर अगर वो 2001 से पहले होल्ड किया गया था तो 2001 वाला जो इंडेक्स है वो लेना होगा, वॉज हेल्ड बाय द एसएससी। और फॉर द ईयर बिगिनिंग जो भी बाद में आता है, यानी अगर उसने 2001 से पहले ही एसेट खरीद लिया था तो 1 अप्रैल 2001 में से जो साल शुरू हो रहा है उस साल का जो इंडेक्स है, और उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा हमको उस साल के इंडेक्स को जो कि जिस साल में एसेट बिक रहा है। तो वो रेशो वही रहना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो प्रोपोर्शन है इंडेक्स के बढ़ने का, उसी प्रोपोर्शन में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी बढ़ा देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर 2001 से पहले खरीदा गया है तो 1 अप्रैल 2001 वाला जो इंडेक्स है वहाँ से शुरू करना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 का जो इंडेक्स है वहाँ से इसको मतलब वहाँ से इसको बेस बनाया गया है। दैट इज द बेस ईयर फॉर विच जो इंडेक्स है उसको 100 पे इसको डिक्लेयर किया गया है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट आ रहा है वो कह रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी वही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसको हम इंडेक्स कर देते हैं। उसी तरह से जैसे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करते हैं, उसी प्रकार से हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी इंडेक्स कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को भी वर्ड को भी डिफाइन किया गया है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है किसी भी प्रीवियस ईयर के रिलेशन में, उसका मतलब है ऐसा इंडेक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट having regard to 75% of the average rise in the consumer price index, regard to 75% of the average rise in the CPI, consumer price index अर्बन वाला है। तो अर्बन वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो डिक्लेयर किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो जो उसमें जो बढ़त होती है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो बढ़त होती है उसके बारे में कहा जा रहा है
हैविंग रिगार्ड टू 75% ऑफ द एवरेज राइज, जो औसत बढ़त है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर टू सच प्रीवियस ईयर बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन इंडिया। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है इस बात को मद्देनजर रख के डिक्लेयर घोषित किया जाता है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना बढ़ा, यानी कि ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था, यानी पिछले साल का अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 100 था और इस साल का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर 112 है, तो उसी रेशो में जो है हमारा जो ये जो इंडेक्स है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसको भी उसी रेशो में बढ़ाया जाएगा जिस रेशो में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, लेकिन उसका 75% के द्वारा बढ़ाया जाएगा। पूरा का पूरा इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया था। 75% ऑफ द इन्फ्लेशन is adjusted in this manner. So we have come to end of section 48 by doing that, and अब हम आते हैं section 49. अब section 49 में cost with reference to certain modes of acquisition, कुछ ऐसे एक्विजिशन के मोड्स हैं उसमें कॉस्ट क्या लेनी है। जब हम कहते हैं ना कि हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटानी है या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट घटाना है, तो कभी कभी ऐसा मोड ऑफ एक्विजिशन आ जाता है जिसमें हम ये कह नहीं सकते हैं कि जिसमें हम कैसे कहें कि व्हाट विल बी द कॉस्ट। सो उसके लिए सेक्शन 49 है, टू डिटरमिन द कॉस्ट विथ रेफरेंस टू सर्टन मोड्स ऑफ एक्विजिशन। नाउ दिस इज सेक्शन 49, और सेक्शन 49 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि वेयर द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, जहां वो कैपिटल एसेट एसएससी की प्रॉपर्टी बन गया था। कैसे बन गया था? या तो एचयूएफ का पार्शियल पार्टीशन हुआ था, या एचयूएफ का टोटल पार्टीशन हुआ था, उसमें एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओके, या तो एचयूएफ के एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके टोटल या पार्शियल पार्टीशन में, या एसएससी की प्रॉपर्टी बन गया वो गिफ्ट या विल के तहत। भाई अगर गिफ्ट मिल गया उसको तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि जब वो उसको बेचेगा तो उसका कैपिटल गेन होगा। जब वो बेचेगा तो कैपिटल गेन होगा, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, क्वेश्चन ये उठता है। तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो मोड्स ऑफ एक्विजिशन यहाँ दिए हुए हैं, उन मोड्स ऑफ एक्विजिशन के लिए कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। और तीसरा जो मोड ऑफ एक्विजिशन है उसमें ए बी सी डी ई इस तरह से 5 एस्पेक्ट्स हैं उसके। तो पहला है उसमें सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डेवोल्यूशन। जब कोई किसी को सक्सीड करता है या उसको इनहेरिटेंस से कोई पैसा मिलता है एसएससी को, या डेवोल्यूशन से अगर मिलता है, तो ऐसे कंडीशन ये इसमें डिक्लेयर यहाँ पे ये कंसिडर किया जा रहा है कि जैसे आपने देखा है कि एक एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट है जिसमें कि सक्सेशन की बात की गई है। इनहेरिटेंस से सीधे मिल सकता है और डेवोल्यूशन से भी मिल सकती है। सब उन कंडीशंस को में होता है जब जहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट या दूसरे जो एक्ट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि सक्सेशन कैसे होगा, या किसी के मृत्यु के बाद वो किस प्रकार से डिवॉल्व होगा वो इनकम, पर्टिकुलर एक्ट्स में वो उसमें घोषित किया गया है। तो जब भी इस तरह का डेवोल्यूशन हो जाता है, इनहेरिटेंस हो जाता है, सक्सेशन हो जाता है, ऑब्वियसली उसको वो पैसा जो भी मिल रहा है, जो एसेट मिल रहा है, वो फ्री में मिल रहा है एक तरीके से। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट। उसके बाद बी है ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर कोई फर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एओपी डिसॉल्व हो जाती है और उसके डिसॉल्व होने पे उसके एसेट्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जहाँ पर ये डिसोल्यूशन जो था वो 1 अप्रैल 87 से पहले हुआ था। 1 अप्रैल 87 से पहले का अगर कोई फर्म बीओआई या एओपी का डिसोल्यूशन हुआ है और उसमें एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और उसकी वजह से वो एसेट्स मिले हैं एसएससी को, या
कोई कंपनी लिक्विडेट हुई है और कंपनी के लिक्विडेशन पे उसके एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, या फिर कोई ट्रस्ट है जिसको कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है कोई कैपिटल एसेट, किसी भी रेवोकेबल ट्रस्ट को किया गया है या फिर इररेवोकेबल ट्रस्ट को भी किया गया है, तो इस ट्रांसफ़र में कॉस्ट क्या मानी जाएगी। या अंडर एनी सच ट्रांसफ़र एज इज रेफर टू इन क्लॉज, ये सब क्लॉजेज जो दिए हैं सेक्शन 47 के, जहां हम कहते हैं ना कि उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो बाकी क्लॉजेज में जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस ट्रांसफ़र जो सेक्शन 47 में नो ट्रांसफ़र घोषित किए गए हैं कि वो ट्रांसफ़र नहीं माने जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसमें कॉस्ट क्या ली जाएगी। और उसके बाद 49(1)(4 यानी चौथा जो तरीका है उसमें यह है कि कोई एसएससी अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और द एसएससी इज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और उसको 64(2) के मोड से 31 दिसंबर 69 के बाद 64(2) में जो मोड दिया हुआ है उस मोड से अगर कोई एसेट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास आता है, तो 64(2) में देखते हैं कि कौन सा मोड है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए दिया हुआ है। तो 64(2) में जाते हैं। ओके, तो 64(2) में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक एचयूएफ का मेंबर है, अगर कोई इंडिविजुअल एक एचयूएफ का मेंबर है और कोई भी प्रॉपर्टी जो कि उस इंडिविजुअल की सेपरेट प्रॉपर्टी है या सेपरेट प्रॉपर्टी थी और उसको 31 दिसंबर 69 के बाद उस इंडिविजुअल ने उसको कन्वर्ट कर दिया फैमिली को बिलोंग करती हुई प्रॉपर्टी में, यानी इंडिविजुअल ने जिस फैमिली का वो मेंबर था अपनी प्रॉपर्टी को उसने कन्वर्ट कर दिया into the property belonging to the family through the act of impressing such separate property with the character of the property belonging to the family, उस सेपरेट प्रॉपर्टी पे उसने इम्प्रेशन कर दिया कि अब ये प्रॉपर्टी फैमिली की प्रॉपर्टी है, या उसको कॉमन स्टॉक में थ्रो कर दिया फैमिली के, या तो उसको इम्प्रेस कर दिया कि इसका नेचर ऐसा, अब ये प्रॉपर्टी अब से फैमिली की प्रॉपर्टी हो गई। एक्ट ऑफ इम्प्रेसिंग प्रॉपर्टी विद द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर से इम्प्रेस कर दिया, या फिर उसको कॉमन स्टॉक में ही थ्रो कर दिया फैमिली के, या उसने उसको ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन को लिए हुए, अदरवाइज दैन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो जो इस प्रकार से प्रॉपर्टी कन्वर्ट हुई है या ट्रांसफर हुई है फैमिली को, उसको अगर हम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी कहें, तो ऐसी जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है तब notwithstanding anything contained any other provision of this act or any other law for the time being enforced for the purpose of computation of the total income of the individual, तो जब हम उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे जिसने वो प्रॉपर्टी को अपने फैमिली के कॉमन स्टॉक में डाल दिया था, या उसने उसको प्रॉपर्टी की फैमिली का कैरेक्टर से इम्प्रेस कर दिया था, या उसने उसको विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया था फैमिली को, ऐसे पर्सन का, ऐसे इंडिविजुअल का जब हम कंप्यूटेशन करेंगे किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए जो कि 1 अप्रैल 71 के बाद शुरू होगा, तो उस कंप्यूटेशन के लिए ये मान लिया जाएगा कि इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर दी थी कन्वर्टेड प्रॉपर्टी थ्रू द फैमिली टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर बीइंग हेल्ड बाय देम जॉइंटली, तो क्या माना जाएगा कि फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम the individual shall be deemed to have transferred the converted property through the family to the members। ये माना जाएगा कि उस इंडिविजुअल ने उस प्रॉपर्टी को अपने फैमिली के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे मेंबर्स को फैमिली के, जिससे वो उसको जॉइंटली होल्ड कर सकें फॉर बीइंग हेल्ड बाय देम जॉइंटली। और उसके अलावा जो भी इनकम उस कन्वर्टेड प्रॉपर्टी से डिराइव होगी, द इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी, या उसके किसी पार्ट से जो भी इनकम डिराइव होगी,
इट विल बी डीम टू अराइज टू द इंडिविजुअल। ये माना जाएगा कि वो जो इनकम है वो इंडिविजुअल को अराइज कर रही है और फैमिली को अराइज नहीं कर रही है, यानी कि उसके ऊपर जो टैक्स है वो इंडिविजुअल को देना होगा। ये ना हो कि लोग अपने प्रॉपर्टी को इस तरह से कन्वर्ट कर लें कि टैक्स से बच जाएं, कि हमने तो उसको प्रॉपर्टी अब तो एचयूएफ की होगी, हमारी तो है नहीं, तो उससे टैक्स बचाया जा सकता है। बहुत से लोग इस तरह से टैक्स अवॉइडेंस की टेक्निक्स यूज करते हैं। तो उस शैतानी को या उस मिस्चिफ को कर्ब करने के लिए यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है। और तीसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि जहाँ पर भी जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है वो पार्टीशन का सब्जेक्ट मैटर अगर है, कन्वर्टेड प्रॉपर्टी भी पार्टीशन हो रही है जहाँ पे, चाहे वो पार्टीशन पार्शल है या टोटल है, और ये पार्टीशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली है, तो जो भी इनकम डिराइव होगी ऐसे कन्वर्टेड प्रॉपर्टी से, जो कि रिसीव की जाएगी बाय द स्पाउस ऑन पार्टीशन, यानी स्पाउस के द्वारा भी पार्टीशन होने पे अगर वो इनकम रिसीव की जाएगी तो वो भी ये मान ली जाएगी कि वो मान लिया जाएगा shall be deemed to arise to the spouse from assets transferred indirectly by the individual to the spouse। और ये माना जाएगा कि ये ऐसे एसेट्स हैं जो इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए गए इंडिविजुअल के द्वारा स्पाउस को। और प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई। अब जब हम कहते हैं प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 अप्लाई, इसका मतलब कि वो जो इंडिविजुअल है उसी को उस पर टैक्स किया जाएगा। तो ये नहीं कि उसने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, इस इनडायरेक्ट रूट से पहले उसने फैमिली को दिया, फैमिली का पार्टीशन कर दिया और पार्टीशन पे प्रॉपर्टी जो है उसके स्पाउस के पास आ गई, तो टैक्स के पर्पज से जो भी इनकम उस प्रॉपर्टी से ऐसे कन्वर्टेड और ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी से अराइज होगी वो उस इंडिविजुअल के हैंड्स में अराइज मानी जाएगी और उसी के हैंड्स में वो टैक्स होगी। और बशर्ते ये कि जो इनकम क्लॉज बी में रेफर की जा रही है, क्लॉज सी में रेफर की जा रही है, उस कन्वर्टेड प्रॉपर्टी की जो इनकम है, तो उसको जब हम इंक्लूड कर लेते हैं इंडिविजुअल की टोटल इनकम में, तो उसको फैमिली की टोटल इनकम से या स्पाउस की टोटल इनकम से हटा दिया जाएगा। ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर उसको हम इंडिविजुअल की टोटल इनकम में ला रहे हैं तो उसको स्पाउस की टोटल इनकम में से फिर ऑब्वियस बात है हटा दिया जाएगा। तो ये जो रेफरेंस था 64(2) का, अब इस रेफरेंस में जो सेक्शन 49 में बात कही जा रही है, वी हैव टू टेक दैट इनटू दिस सेक्शन इनटू कंसिडरेशन, कि हम जो कह रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि जहाँ पर कैपिटल एसेट जो है प्रॉपर्टी की एसएससी की प्रॉपर्टी इसलिए बन गया है क्योंकि वो जो एसएससी था वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और 64(2) के मोड से के द्वारा 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर के बाद की सिचुएशन तो ठीक, 31 दिसंबर के बाद नहीं, 31 दिसंबर के जो बाद अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी वो बन गई है 64(2) के मोड से, यानी वो कन्वर्ट कर दी गई है इंडिविजुअल के द्वारा एचयूएफ की प्रॉपर्टी में, by impressing it with the character of the family or by throwing it in the common stock of the family, तो ऐसे केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस एसेट की, इन सारे केसेस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है shall be deemed to be the cost for which the previous owner of the property acquired it। तब वो कॉस्ट मानी जाएगी जिस कॉस्ट पे उस प्रीवियस ओनर ने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था। जैसे 64(2) का जो मामला है, वहाँ पे जो इंडिविजुअल थ्रो कर रहा है वो इंडिविजुअल प्रीवियस ओनर है और एचयूएफ तो बाद वाली ओनर है। तो इसीलिए वो जो इंडिविजुअल है जो प्रीवियस ओनर था प्रॉपर्टी का, उसके हाथ में जो कॉस्ट थी, ऐसे ही अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से आ रही है तो जिससे भी इनहेरिटेंस से आई है प्रॉपर्टी उसकी कितनी कॉस्ट थी वो लिया जाएगा कि अल्टीमेटली तो प्रॉपर्टी के जो कैपिटल एसेट है उसका एप्रिसिएशन को हमको टैक्स करना है। तो भले ही इंडिविजुअल चेंज हो गया, इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में आ गई, लेकिन जिसके हाथ में पहले थी वो जो प्रीवियस ओनर था उसने प्रॉपर्टी कितने कॉस्ट में एक्वायर की थी, तो वही जो कॉस्ट है वो मान लिया जाएगा कि उस एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन जो अल्टीमेटली उसको बेच रहा है। So the cost of acquisition of the asset shall be deemed to be the cost for which the previous owner of the property acquired it, as increased by the cost of any improvement of the assets incurred or borne by the previous owner or the assessee, as the case may be।
और उसके बाद अगर उस पर कोई इम्प्रूवमेंट किया गया तो अगर वो इम्प्रूवमेंट अगर प्रीवियस ओनर ने किया तो उसका भी कॉस्ट ऐड किया जाएगा, और अगर एसएससी ने भी कोई इम्प्रूवमेंट किया है तो एसएससी का भी जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड किया जाएगा। यानी कि एक तरह से वो जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो लिया जाएगा और उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से घटाया जाएगा। और इसके बाद जो शब्द यहाँ पे चूंकि आ रहे हैं प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इन दिस सबसेक्शन जो एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी भी कैपिटल एसेट के रिलेशन में जो एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू एनी कैपिटल एसेट ओन्ड बाय एन एसएससी मीन्स, उसका मतलब ये है द लास्ट प्रीवियस ओनर, जो पिछला आखिरी ओनर था, द लास्ट प्रीवियस ओनर पिछला आखिरी जो ओनर था उस कैपिटल एसेट का, who acquired it by a mode of acquisition other than that referred to in clause 1 or 2 or clause 3 or 4, उसने उसको ऐसे मोड ऑफ एक्विजिशन से एक्वायर किया था जो कि 1, 2, 3 या 4 में से नहीं है। कहने का मतलब ये जो एक्विजिशन हो रहा है 1, 2, 3, 4 में, ये तो अभी वाले ओनर का हो रहा है, तो इसके पहले जो ओनर था लास्ट प्रीवियस ओनर, उसने जैसे एक्वायर किया था वो प्रीवियस ओनर है उस प्रॉपर्टी का, और उसकी कॉस्ट ली जाएगी एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसी संदर्भ में 49(2) सबसेक्शन ये कहता है, लेट अस रीड दिस सेक्शन, और आफ्टर रीडिंग दिस सेक्शन वी आर एबल टू देन वी एनालाइज दिस सेक्शन, where the capital asset being a share or shares in an amalgamated company, which is an Indian company, became the property of the assessee in consideration of a transfer referred to in clause 47(7), the cost of acquisition of the asset shall be deemed to be the cost of acquisition to him of the shares or shares in the amalgamating company. ये वो केस है जहां पर अमेलगमेशन होता है, और यहाँ ये कहा जा रहा है जहां पर जो कैपिटल एसेट है वो अमेलगमेटेड कंपनी का शेयर है। जो भी कैपिटल एसेट है, अल्टीमेटली जो कैपिटल एसेट बिक रहा है लेटस से, वो एक अमेलगमेटेड कंपनी का शेयर है, और अमेलगमेटेड कंपनी का शेयर जो था वो अमेलगमेटेड कंपनी वो इंडियन कंपनी है, और ये जो शेयर है ये एसएससी की प्रॉपर्टी बन गया था, इसलिए बन गया था क्योंकि जो 47(7) में अमेलगमेशन वाला ट्रांसफर हो गया था। ये अमेलगमेटिंग कंपनी अमेलगमेटेड कंपनी में परिवर्तित हो गई, और अमेलगमेटिंग कंपनी अमेलगमेट हो गई, उससे बन गई अमेलगमेटेड कंपनी, और इस अमेलगमेशन की वजह से वो शेयर जो अमेलगमेटेड कंपनी में है ये एसएससी की प्रॉपर्टी बन गया। ऑब्वियस बात है कि उसके पास अमेलगमेटिंग कंपनी में शेयर था, उसके एवज में उसको अमेलगमेटेड कंपनी का शेयर मिला है, तो जो अमेलगमेटिंग कंपनी का जो शेयर था उसमें जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई थी, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द अमेलगमेटिंग कंपनी। यानी ये व्यक्ति जो अमेलगमेटेड कंपनी का शेयर जब बेचेगा तो जब सवाल ये उठेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो उसको बताने के लिए कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कॉस्ट है जो अमेलगमेटिंग कंपनी में जब उसने वो शेयर खरीदा था, अमेलगमेटिंग कंपनी का शेयर खरीदा था, तब उसकी जो कॉस्ट आई थी वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा इन केस ऑफ एन अमेलगमेशन। इसके बाद 2A में क्या कहा जा रहा है, 2A 49(2)A में, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं कि एक जब सर्टन मोड ऑफ एक्विजिशन होता है, जब एक्विजिशन एक पर्टिकुलर तरीके से होता है, तब उसके रेफरेंस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होती है, इस बारे में है सेक्शन 49। अब आ रहे हैं 49(2)A पर। 49(2)A कहता है कि where the capital asset being a share or debenture of a company became the property of the assessee in consideration of a transfer referred to in 47(10) and 10A. The cost of acquisition of the asset to the assessee shall be deemed to be that part of the cost of the debenture, debenture stock, bond or deposit certificate in relation to which such asset is acquired by the assessee. So,
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो ऐसा ट्रांसफ़र हुआ जो 47 10 और 10A में रेफर्ड है। तो लेट अस सी कि किस तरह के ट्रांसफ़र की पहले बात हो रही है। 47 में जाके देखेंगे 10 और 10A में किस तरह का ट्रांसफ़र रेफर्ड है। तो हम जाते हैं 47 10। तो 10 में कहा जा रहा है कि जब कोई बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो किसी भी रूप में हो किसी कंपनी के, और वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं शेयर में या डिबेंचर में उस कंपनी के, तो जहाँ पर भी कोई बॉन्ड या डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इन एनी फॉर्म ऑफ ए कंपनी इनटू द शेयर्स और डिबेंचर ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी के शेयर से डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ऑब्वियसली अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन डिबेंचर स्टॉक है या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है या बॉन्ड है तो वो डिबेंचर में भी कन्वर्ट हो सकता है। और जो बाकी ये चारों चीज़ें हैं ये शेयर, ये कंपनी के शेयर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो जहाँ पर एक कन्वर्जन होता है तो ये कन्वर्जन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट का कन्वर्जन है, और इसलिए इस तरह के ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। और दूसरी तरफ जो ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि 115AC 1A में जो रेफर्ड हैं, वो भी बॉन्ड्स अगर कन्वर्ट होते हैं इनटू शेयर्स या डिबेंचर्स किसी कंपनी के, तो ये यहाँ पर कन्वर्जन की बात हो रही है। लेट अस गो बैक वंस अगेन टू 49 एंड रीड द सबसेक्शन 2A। तो अगर हम इसको यहाँ पे रीड करेंगे, कहने का मतलब ये कि अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र होता है जिसमें कोई भी बॉन्ड सर्टिफिकेट और कोई डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, सॉरी, अगर ये चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो रही है इनटू शेयर या डिबेंचर ऑफ द कंपनी, तो अगर कोई भी शेयर या डिबेंचर ऐसा जो कन्वर्ट होके बना है और उसकी बिक्री होनी है मान लीजिए, तो अगर वो शेयर या डिबेंचर इसलिए बन गया था एसएससी की प्रॉपर्टी क्योंकि कोई डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट कन्वर्ट हुआ था उस शेयर या डिबेंचर में, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एसएससी के लिए, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, वो पार्ट कॉस्ट की मानी जाएगी इन रिलेशन टू विच सच एसेट इज अक्वायर्ड बाय द एसएससी। तो उस कॉस्ट मतलब वो उसमें ये देखा जाएगा कि इसके पहले जो उसके डिबेंचर थे या जो भी कन्वर्ट, जहाँ से कन्वर्शन हुआ है, इन चारों चीज़ों में से जो चीज़ कन्वर्ट हुई थी उतने शेयर्स में या उतने डिबेंचर्स में, तो उसके संबंध में कितने डिबेंचर या कितने डिबेंचर स्टॉक या कितने बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट कन्वर्ट हुए थे और उतने की कॉस्ट कितनी थी उनकी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अक्वायर हुआ था जब एसेट, जिसके रिलेशन में अक्वायर हुआ है ये एसेट, यानी कि ये जो शेयर या डिवेंचर है जिसके रिलेशन में अक्वायर हुआ है, यानी इन चारों में से जिसके रिलेशन में अक्वायर हुआ है, उसकी जो कॉस्ट थी या उसकी पार्ट ऑफ द कॉस्ट, अगर उसकी कॉस्ट का एक पार्ट था जो अक्वायर हुआ था, जो अभी बेचा जा रहा है, तो भी उसका फिर उस केस में पार्ट ऑफ द कॉस्ट भी लेनी पड़ सकती है। तो उस संबंध में जो कॉस्ट थी, जैसे मान लीजिए कि किसी केस में कुछ डिबेंचर हैं और वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो आपको देखना होगा कि जितने शेयर बेचे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा, वो कितने डिबेंचर या कितने पार्ट ऑफ द डिबेंचर से कन्वर्ट होके बने होंगे। तो जरूरी नहीं है कि जितने शेयर बेचे जाएं वो कोई होल नंबर हो डिबेंचर्स का, जिससे वो कन्वर्ट हुए हो सकता है पार्ट भी हो सकता है, तभी पार्ट ऑफ द कॉस्ट की बात की जा रही है। तो ये देखा जाएगा कि उतने शेयर कितने डिबेंचरों से कन्वर्ट हुए थे और उतने डिबेंचरों से जितने से कन्वर्ट हुए थे, बल्कि पार्ट ऑफ द डिबेंचर भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी एसएससी को, तो वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। अब आते हैं 49(2)(a) पर। 49(2)(a) में कहा जा रहा है कि where the capital gain arises from the transfer of a specified security or sweat equity shares referred to in subclause 6 of clause 2 of section 17, जिन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का या स्वेट इक्विटी शेयर्स का रेफरेंस 17(2)(6) में किया गया है, यानी कि जो ऐसे शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं जो एम्प्लॉय को
कंपनीज देती हैं उनके अद्वितीय काम के लिए या उनकी मेहनत के लिए, और उसको वो हो सकता है कि बिना पैसे के दें या कुछ कंसिडरेशन लेके भी दे सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में, और ये ईसॉप स्कीम के तहत भी होता है, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस सिक्योरिटी या शेयर्स की, वो फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, जिसको कि अकाउंट में लिया गया था फॉर द पर्पज ऑफ द सेटअप क्लॉज। तो वहां पर भी एक फेयर मार्केट वैल्यू अडॉप्ट की गई थी 1726 में। जो फेयर मार्केट वैल्यू अडॉप्ट किया गया था उस सब क्लॉज के पर्पज से, वही फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट मान ली जाएगी। अब आते हैं 49(2)(AAA). 49(2)(AAA) में कहा जा रहा है कि where the capital assets being rights of a partner referred to in section 42 of the Limited Liability Partnership Act। अगर कैपिटल एसेट पार्टनर का राइट है, जिसका वर्णन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 42 में किया गया है, अगर वो जो पार्टनर का राइट है वो एसएससी की प्रॉपर्टी बन जाता है, became the property of the SSC on conversion, जिसका रेफरेंस 47(13)(B) में किया गया। तो जहां पर जैसे फर्म कन्वर्ट हो गई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसका वर्णन 47(13)(B) में भी किया हुआ, और उसके कन्वर्जन से जो पार्टनर का राइट मिल गया एसएससी को ऑन सच कन्वर्जन, तो जहां पर जो पार्टनर का राइट है वो फर्म के एलएलपी में कन्वर्ट होने से मिला है, और वो अपने आप में कैपिटल एसेट है वो राइट, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू हिम ऑफ द शेयर और शेयर्स इन द कंपनी, यानी शायद यहाँ इन द कंपनी इमीडिएटली बिफोर इट्स कन्वर्जन। जब कंपनी कोई कन्वर्ट हुई तो शायद यहाँ कंपनी की बात हो रही है, तो यहाँ फर्म के कन्वर्ट होने की बात नहीं है, यहाँ पे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके कन्वर्ट होने की बात हो रही है, या कोई अनलिस्टेड कंपनी है उसके कन्वर्ट होने की बात हो रही है। तो अगर कोई अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है, तो अगर हमको ये लेना है कि उसका जो पार्टनर का जो राइट मिला था उसको, उसका, और उस पार्टनर के राइट को वो बाद में बेचेगा अगर पार्टनर किसी को, तो हमको ये निकालना है कि वो जो राइट था पार्टनर का वो कितने, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी। उसके बारे में कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट शैल बी डीम्ड टू बी, वो मान ली जाएगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसने शेयर्स एक्वायर किए थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू हिम ऑफ द शेयर्स और शेयर्स इन द कंपनी, जो कंपनी में शेयर्स थे उसके पास, वो जितने में उसने अख्तियार किए थे उसकी जो कॉस्ट थी कन्वर्जन से पहले, जो उसने जो भी शेयर्स थे उसके पास, वो शेयर्स की जो कॉस्ट थी, वो शेयर्स की कॉस्ट उस पार्टनर के राइट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, जो एक कैपिटल एसेट है, जो राइट एक अब उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में मिला है, और जिसको वो बाद में बेच सकता है बीइंग ए कैपिटल एसेट। तो जस्ट टू कंफर्म कि 47(13)(B) में किस तरह के ट्रांसफर की बात हो रही है, तो यहाँ पे 47(13)(B) में हम जाके देख लेते हैं, और क्योंकि 47 सेक्शन उन ट्रांसफर्स की बात करता है क्योंकि ट्रांसफर नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं लिखा है कि कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, और वो अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट होती है, या फिर कोई शेयर होल्डर है जिसके पास कोई शेयर है उस कंपनी में, और वो जो कंपनी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ दो तरह के ट्रांसफर्स की बात हो रही है कि या तो वो जो शेयर्स है, या तो वो शेयर है किसी शेयर होल्डर के पास, और वो शेयर इसलिए ट्रांसफर होता है क्योंकि जिस कंपनी में वो शेयर था वो कंपनी अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन गई, या फिर कोई और कैपिटल एसेट या इंटेंजिबल एसेट है जो उस प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी का कैपिटल एसेट है या उसका इंटेंजिबल एसेट है। तो
वो जो उसका भी अगर ट्रांसफ़र होता है और इस वजह से होता है क्योंकि वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो या अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे केस में इन ट्रांसफर्स को, जो भी कैपिटल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट का ट्रांसफर है या जो शेयर का ट्रांसफर है, उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं। और इसी संदर्भ में सेक्शन 49 में ये बात की जा रही है कि जहां पर भी ये जो ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें कि 4713B में जो रेफर्ड है, यानी ऐसा ट्रांसफर जहां पर कोई अनलिस्टेड कंपनी है या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है और इसका कन्वर्शन होता है इनटू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और जो कैपिटल एसेट था वो इंटेंजिबल एसेट के रूप में है, राइट ऑफ द पार्टनर उसको मिला जब वो कन्वर्ट हुई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो राइट ऑफ पार्टनर है, जब वो बेचेगा तो इस राइट का कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट वही होगा जितने शेयर्स उसके पास थे कन्वर्शन से पहले कंपनी में, वो शेयर का कितना कॉस्ट आया था उसको, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टनर। अब आते हैं 49(2)(a)(b) में। 49(2)(a)(b) में कहा जा रहा है कि जहां पर कैपिटल गेन इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर जो अलॉट हुआ था किसी भी एम्प्लॉय को, वो ट्रांसफर होता है, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है सिक्योरिटी या शेयर्स की, वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जिसको अकाउंट फॉर किया गया है जब वाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स कंप्यूट किए जाते हैं जब, और फ्रिंज बेनिफिट्स को सेक्शन 115(WC)(1)(BA) के अंतर्गत टैक्स किया जाता है। तो जब वैल्यू ली जाती है फ्रिंज बेनिफिट्स की, क्योंकि ये स्वेट इक्विटी शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज भी एक फ्रिंज बेनिफिट है जो एसएससी को दिया जाता है, जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो इनका टैक्सेशन 115(WC) के द्वारा किया जाता है। और जब हम ये वैल्यू निकालते हैं कि कितना फ्रिंज बेनिफिट उस एम्प्लॉय को दिया गया, और उस वक्त हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। वो जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो हम अडॉप्ट करते हैं उस टाइम, वही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है उस स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का या स्वेट इक्विटी शेयर का, क्योंकि जब वो बेचा जाएगा तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए जो हमने फेयर मार्केट वैल्यू अडॉप्ट किया था 115(WC)(1)(BA) के तहत, इसकी बात की गई थी अडॉप्ट करने के लिए, वही फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर लिया जाएगा। क्योंकि जब किसी एम्प्लॉय को कोई फ्रिंज बेनिफिट मिलता है तो एज ए फ्रिंज बेनिफिट वो टैक्स होता है। उसके बाद जब वो उसको बेचता है तो ये उसका कैपिटल एप्रिसिएशन का जो कैपिटल गेन टैक्स वो देगा, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स जब वो देगा तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए जो 115(WC)(1)(BA) में कॉस्ट की बात की गई है, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका लगेगा। उसके बाद आते हैं 49(2)(a)(b) और 49(2)(a)(b) में ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई कैपिटल एसेट जो कि एक कंपनी का शेयर या शेयर है, where the capital asset being share or shares of a company is acquired by a non-resident assessee on redemption of the global depository receipts referred to in clause B of subsection 1 of 115(a)(c). 115(a)(c)(1)(b) में ग्लोबल डेपोजिटरी रिसीट्स के टैक्सेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे 49(2)(a)(b) में कहा जा रहा है कि जब वो ग्लोबल डेपोजिटरी रसीट का रिडेम्पशन होता है, लेट अस से कि जहाँ जब भी जीडीआर का रिडेम्पशन होता है, और जब भी इस तरह से जीडीआर रिडीम होता है और रिडेम्पशन के द्वारा कोई नॉन रेजिडेंट एसेसी जिसके पास वो जीडीआर था उसको शेयर मिल जाता है कंपनी का, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ऐसे शेयर या शेयर्स की, मतलब जब भी वो शेयर बेचेगा वो नॉन रेजिडेंट, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए होगी। पहले वो जीडीआर था, जीडीआर का रिडेम्पशन हुआ, जीडीआर के रिडेम्पशन पे
उसको शेयर मिल गया नॉन रेजिडेंट को। अब वो शेयर है वो बेचने जा रहा है या बेच देता है। जब भी उस शेयर को वो बेचता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका चाहिए होगा, क्योंकि उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो शेयर के केस में तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर और शेयर शैल बी द प्राइस, वो प्राइस होगा ऐसे शेयर या शेयर्स का जो प्रिवेल कर रहा होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे उस तारीख को, ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर सच रिडम्पशन वाज मेड, जिस तारीख को जीडीआर के रिक्वेस्ट के लिए रिडम्पशन के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, उस तारीख को जो भी प्राइस जो था उस शेयर का जो प्रिवेल कर रहा होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, वो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। क्योंकि जीडीआर उसके पास था, जीडीआर रिडीम हुआ। अब जीडीआर जब रिडीम हुआ तो शेयर मिल गया। अब वो शेयर जिस तारीख को रिक्वेस्ट किया गया रिडीम करने के लिए जीडीआर को, उस तारीख का जो कॉस्ट है या वैल्यू है कह सकते हैं, जो भी प्राइस है शेयर का उस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको माना जा सकता है कि वो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उस शेयर का। और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन जो है वो 43(5) एक्सप्लेनेशन 1 से, एक्सप्लेनेशन 1 के सब क्लॉज 2 से लिया गया। उसके बाद है 49(2)(a)(c), और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी कोई कैपिटल एसेट है जो बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, और ये जो यूनिट है बिजनेस ट्रस्ट का, ये असेसी प्रॉपर्टी बन गया था, क्योंकि एक ट्रांसफर हुआ था जो कि 47(17) में मेंशन है। तो 47(17) में जाके देखते हैं कि किस तरह का ट्रांसफर वहां पे मेंशन है। 47(17) में ये बात कही जा रही है कि जब भी कोई कैपिटल एसेट जो कि शेयर है किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल में, और वो ट्रांसफर होता है बिजनेस ट्रस्ट को, और उसके एवज में यूनिट्स मिल जाते हैं बिजनेस ट्रस्ट के, इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स अलॉटेड बाय दैट ट्रस्ट टू द ट्रांसफर। तो यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है एक कंपनी होती है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं उसको कि डिफाइन किया गया 1023 में। तो वो भी एक इंडियन कंपनी होती है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल कोई काम कर रहा होता है, और बिजनेस ट्रस्ट नॉर्मली स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं जिसमें वो कई कुछ काम को एग्जीक्यूट करते हैं। बाद में वो स्पेशल पर्पस व्हीकल को ख़त्म कर दिया जाता है जब वो काम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी उसके जो शेयर्स हैं उसकी जगह पे बिजनेस ट्रस्ट अपने यूनिट दे देता है, इशू कर देता है। तो इस प्रकार से जो शेयर है स्पेशल पर्पस व्हीकल में, वो बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इन एक्सचेंज ऑफ दैट शेयर इन द स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट अलॉट करता है अपने यूनिट्स। तो ये भी एक तरह का एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स इन उसके एवज में जो शेयर्स थे स्पेशल पर्पस व्हीकल के। और इसको ट्रांसफर नहीं माना जाता फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 45। और इसी संबंध में जो बात की जा रही है 49 में, 49 में कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी कोई कैपिटल एसेट है जो कि एक बिजनेस ट्रस्ट में यूनिट है, और वो जो यूनिट था वो एसएससी की प्रॉपर्टी बन गया था इन कंसिडरेशन ऑफ ए ट्रांसफर जो 47(17) में किया गया, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के जो शेयर थे वो ट्रांसफर हुए, उससे ये यूनिट मिल गया। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस एसेट की, वो वाली कॉस्ट मानी जाएगी, डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू हिम, उस शेयर की कॉस्ट जिसको कि सेट क्लॉज में रेफर किया गया है। यानी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल का जो शेयर था उसका वो शेयर उसको कितने वैल्यू में, कितने प्राइस में प्राप्त हुआ, तो वो जो कॉस्ट थी उसकी, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस यूनिट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। यानी कि जब ये यूनिट बेचा जाएगा बिजनेस ट्रस्ट का, तो सवाल उठेगा कि इसका कॉस्ट कितना है। कॉस्ट निकालने के लिए उस शेयर की कॉस्ट देखनी पड़ेगी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल में था बिफोर द स्पेशल पर्पस व्हीकल वाज कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस ट्रस्ट।
या उसको खत्म करके बिजनेस ट्रस्ट में समाहित कर लिया गया था ना। 2A-D, 2A-D में इसी तरह से कहा जा रहा है कि जहां पर भी कैपिटल एसेट जो कि यूनिट्स थे, जो कि कंसोलिडेटिंग स्कीम थी म्यूचुअल फंड की, कंसोलिडेटिंग स्कीम होता है, कंसोलिडेटिंग प्लान भी होता है जिसका नीचे वर्णन आएगा। तो अगर यूनिट्स थे कंसोलिडेटिंग स्कीम के या कंसोलिडेटेड स्कीम के म्यूचुअल फंड के, और वो कैपिटल एसेट है जिनको बेचा जा रहा है, और ये प्रॉपर्टी बन गए थे एसएससी की ऐसे ट्रांसफर के कंसिडरेशन में, जो कि 47(18) में मेंशन्ड है। यानी वही जो कंसोलिडेटेड स्कीम के तहत जो कंसोलिडेशन के बाद जो नए यूनिट्स बन गए, जब इंडिविजुअल स्कीम एक स्कीम में आके कंसोलिडेट हो गई, तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस एसेट का, जो कि यूनिट्स हैं कंसोलिडेटेड स्कीम के, कंसोलिडेटेड बाद में बनती, पहले कंसोलिडेशन से पहले जो स्कीम थी वो बाद में बनके कंसोलिडेटेड स्कीम हो जाती है। तो कंसोलिडेटेड स्कीम में जो यूनिट्स हैं जब वो बेचे जाते हैं, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो वाला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है जो कि कंसोलिडेटिंग स्कीम जो बनी थी उसमें जो यूनिट्स थे, डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन टू हिम ऑफ द यूनिट्स इन द कंसोलिडेटिंग स्कीम। एक है कंसोलिडेटिंग स्कीम और बाद में कंसोलिडेटेड स्कीम। यानी पहले वाली स्कीम कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड, दूसरे वाली जो कंसोलिडेट हो रही है, और दूसरा जो कंसोलिडेट होने के बाद जो बनती है वो है कंसोलिडेटेड स्कीम। तो कंसोलिडेशन से पहले वाली जो स्कीम थी उसमें यूनिट्स उस पर्सन ने या उस एसएससी ने खरीदे होंगे, बाद में वो कंसोलिडेट होके बन गई कंसोलिडेटेड स्कीम। तो उसके कंसोलिडेटिंग स्कीम में जो यूनिट्स थे उसके एवज में उसको कंसोलिडेटेड स्कीम के यूनिट्स मिल गए। अब जब वो बेच रहा है तो बेच रहा है कंसोलिडेटेड स्कीम के यूनिट्स, उसके लिए कोई पैसा तो उसने दिया नहीं है, क्योंकि उसको उसके एवज में मिले जो कंसोलिडेटिंग स्कीम में जो यूनिट्स थे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कंसोलिडेटिंग स्कीम में जो यूनिट्स थे उसके पास जो उसकी कॉस्ट आई थी वही उसका कॉस्ट माना जाए। अब सबसेक्शन 2A-E पर आते हैं। सबसेक्शन 2A-E में कहा जा रहा है कि जब भी वो कैपिटल एसेट इक्विटी शेयर है कंपनी का, और वो इक्विटी शेयर कंपनी का एसएससी की प्रॉपर्टी बन गया था, क्योंकि एक ट्रांसफर हुआ था जो कि 47(XB) में, क्लॉज XB में मेंशन्ड है। तो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी जो है शैल बी डीम्ड टू बी दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर in relation to which such asset is acquired by the assessee। तो क्या है कि प्रेफरेंस शेयर जहां कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर में, तो उस तरह का कन्वर्जन का ट्रांसफर का मेंशन है, का वर्णन है 47(XB) में। तो ऐसे कंडीशन में एसएससी जो इक्विटी शेयर एक्वायर कर रहा है वो उस प्रेफरेंस शेयर के इवज में एक्वायर कर रहा है जो पहले उसके पास था। तो इसलिए इस इक्विटी शेयर को जब वो बेचेगा तो ये देखना होगा कि जो प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट उसका कितना पड़ा था, वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। उसके बाद आते हैं 2AF पर। 2AF में बात हो रही है कि कंसोलिडेटिंग प्लान की। तो एक होता है कंसोलिडेटेड प्लान, फिर कंसोलिडेटिंग प्लान। तो उसी तरह की बात है जहां पर कंसोलिडेटिंग प्लान कंसोलिडेट होके कंसोलिडेटेड प्लान बन गया म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम का। एक ही स्कीम के तहत प्लान होते हैं और कई बार कई स्कीम्स भी कंसोलिडेट हो जाती हैं। तो उस केस में जहाँ पर कंसोलिडेटिंग प्लान में यूनिट्स थे, बाद में वो कंसोलिडेटेड प्लान बन गया, उसके लिए उसको कंसोलिडेटेड प्लान के यूनिट्स मिल गए। जब वो यूनिट्स को बेचेगा तो जो कॉस्ट देखा जाएगा वो कंसोलिडेटिंग प्लान के यूनिट्स की देख ली जाएगी, एंड दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन। 49(2)(G, और ये जो प्रावधान है 49(2)(G का, इसको अगर हम देखते हैं तो 1/4/2020 से ये लागू हुआ है, तो ये फ्रेश प्रावधान है। लेट अस सी की व्हाट इज इट। नाउ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट और यूनिट्स इन द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो shall be the amount which bears to the cost of the acquisition of a unit or units held by the assessee in the total portfolio. The same proportion as the net asset value of the asset transferred
to the segregated portfolio bears to the net asset value of the total portfolio immediately before the segregation of the portfolio. तो कई बार क्या होता है कि जो कई बार ऐसे यूनिट्स होते हैं जो एक टोटल पोर्टफोलियो के होते हैं, और जो टोटल पोर्टफोलियो का मतलब है कुल जो भी कुल जो शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, और एक पोर्टफोलियो असेसी ने मान लीजिए खरीदा है, पोर्टफोलियो के यूनिट्स उसने खरीदे हैं, बाद में वो जो पोर्टफोलियो है सेग्रीगेट कर दिया गया, यानी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में उसको यूनिट्स इसलिए मिले क्योंकि टोटल पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट कर दिया गया, और जब बाद में वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के यूनिट्स को बेचेगा तो सवाल ये उठेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उनका क्या है। तो उसके बारे में लिखा है जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यूनिट की सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में, उनको हम अगर डिवाइड करते हैं बियर्स टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द यूनिट हेल्ड बाय द एसेसी इन टोटल पोर्टफोलियो। टोटल पोर्टफोलियो में उसके पास जो यूनिट्स थे, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में उसके पास कितने यूनिट्स हैं उसको डिवाइड करेंगे टोटल पोर्टफोलियो में जितने यूनिट्स से, जो प्रोपोर्शन आएगा वही प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए जो उसके बराबर होना चाहिए जो नेट एसेट वैल्यू थी उन एसेट्स की जो ट्रांसफर हो गए थे सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में, और उसको डिवाइड जब किया जाता है नेट एसेट वैल्यू से कुल पोर्टफोलियो, यानी एनएवी का जो प्रोपोर्शन है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का जो ट्रांसफर कर दिए गए थे, और अपॉन उसको जब जो भी उसका प्रोपोर्शन है नेट एसेट वैल्यू टोटल पोर्टफोलियो से, उसी प्रोपोर्शन में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो भी होनी चाहिए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की। तो ये जो जहाँ पर टोटल पोर्टफोलियो का सेग्रीगेशन होता है उसको अकाउंट फॉर करते हुए ये जो प्रैक्टिस है पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट करने की, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रावधान दिया गया है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला जा सके जब सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का यूनिट बिकता है। अब आते हैं 2AH पे। Cost of the acquisition of the original units held by the unit holder in the main portfolio shall be deemed to have been reduced by the amount as so arrived or at under subsection 2AG। और 2AH में कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल यूनिट्स हैं जो होल्ड किए जा रहे थे यूनिट होल्डर के द्वारा मेन पोर्टफोलियो में, मेन पोर्टफोलियो मतलब जो जब सेग्रीगेट नहीं हुआ था वो, तो उसके पहले जो मेन पोर्टफोलियो था और मेन पोर्टफोलियो में जितनी कॉस्ट आई थी ओरिजिनल यूनिट्स के एक्विजिशन के लिए, तो दैट विल बी डीम्ड टू हैव बीन रिड्यूस्ड। ये भी मान लिया जाएगा कि वो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है, जो अमाउंट ये 2AG में आया है यहाँ पर एक प्रोपोर्शन से जो लिया गया है, तो जो बाकी बचे हुए यूनिट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो उस हद तक रिड्यूस मान ली जाएगी जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में से अभी नहीं बेचे गए हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन के तौर पे कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 2AG एंड 2AH, जो एक्सप्रेशंस है मेन पोर्टफोलियो एंड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो एंड टोटल पोर्टफोलियो, इनके वही मीनिंग लिए जाएंगे जो कि उनको असाइन किए गए हैं, जो सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया है जो कि 28 दिसंबर 2018 का सर्कुलर। तो ये सर्कुलर 28 दिसंबर 2018 का सेबी के द्वारा इशू किया गया है, जो कि सेबी को पावर्स हैं इशू करने के, जो कि सेक्शन 11 में सेबी एक्ट के सेबी को मिले हुए हैं, और उसके तहत उन्होंने ये सर्कुलर इशू किया जिसमें वो मेन पोर्टफोलियो, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो और टोटल पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो वी विल गो थ्रू दिस सर्कुलर, बट उसके पहले सिंस वी हैव नंबर ऑफ प्रोविजंस लेफ्ट राइट नाउ, तो हम लोग इसको विल स्टार्ट विद दिस रीडिंग ऑफ द सर्कुलर इन आवर टुमारोज सेशन। तो अभी हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं ये सेशन, सो दैट वी कैन अगेन बिगिन विथ 2AG एंड 2AH, और इसको सर्कुलर के साथ पढ़ेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड दीज मीनिंग वेरी वेरी क्लियरली, व्हाट इज मेन पोर्टफोलियो, व्हाट इज सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज टोटल पोर्टफोलियो।
and thereafter we will continue with section 49 in our tomorrow's lecture in the morning at 10:15. So this lecture comes to an end.